वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या स्टार्ट करेंगे? वर्क पावर एंड एनर्जी। देखिए बातें नहीं, आज का लेक्चर बहुत बेसिक रहेगा, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसको आता है वो थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेगा, जिसको नहीं आता एकदम बेस से समझोगे, अगर आता भी है तो उसको थोड़ा क्रिस्टल क्लियरिटी से समझेंगे ना कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, आज का डिस्कशन बहुत ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन नहीं होगा, थोड़ा लेमैन की भाषा में और जनरल पर्सपेक्टिव क्या है वर्क का। आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। किसके बारे में? वर्क। और वर्क क्या होता है? कार्य। क्या होता है? कार्य। तो कार्य के बारे में आज पूरा हमारी डिटेल चर्चा है। पहले आप ये समझ लीजिए कि हम लोग का क्रोनोलॉजी ऑफ स्टडी क्या है। क्रोनोलॉजी ऑफ स्टडी क्या है? पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? जैसे हम लोग ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने एरर एनालिसिस पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? काइनेमेटिक्स पढ़ा, काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशन मोशन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, प्रोजेक्टाइल के बाद क्या पढ़ा हमने? प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन इन अ प्लेन। सर्कुलर मोशन भी तो मोशन इन ए प्लेन है, बट उसको हमने बाद में पढ़ा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पीछे के भी यूज हो रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग ने फ्रिक्शन पढ़ा। ठीक है, और फ्रिक्शन पढ़ने के बाद क्या पढ़ा हम लोग ने? सर्कुलर मोशन पढ़ा। अब ये सर्कुलर मोशन में भी देखा आपने कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज हो रहे हैं। जैसे अभी कल मैंने प्रोजेक्टाइल का सवाल कराया था, वो प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़े होते तो सवाल नहीं कर पाते। इसी तरीके से ये वर्क पावर एनर्जी है, कोई भी अलग टॉपिक नहीं है, सारा टॉपिक क्या है? वही। फिर हम लोग ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो न्यूटन के जो लॉज हैं, न्यूटन के जो लॉज है हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन भी दी हुई है। उसकी क्या है कंडीशन? या मोशन आप क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन तो वन डायमेंशन में ही अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वन डायमेंशन में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई जिनके सोल्यूशन के लिए हम क्या पढ़ेंगे? वर्क पावर और एनर्जी पढ़ेंगे। इसकी ये जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं ना, जो लेंदी सॉल्व है, उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का एक तरीके का मेथड है। एक तरीका क्या है? मेथड है। हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कोई अगर पार्टिकल एस वेलोसिटी से चल रहा है, यू वेलोसिटी से चल रहा है, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कितना टाइम लगा, ये सारी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में स्टडी कर ली। लेकिन अगर वेलोसिटी से जा रहा है तो वेलोसिटी प्रोवाइड करने वाला कौन है? फोर्स है। प्रोवाइड करने वाला क्या होना है? फोर्स है। तो फोर्स, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे हम क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे, फिर पावर निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, आपका क्या? पावर हो जाएगा। उसके बाद एनर्जी की चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे हम अपनी स्टडी को ही कंटिन्यू करें, कोई अलग टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन्हीं से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं वर्क पावर और एनर्जी, इस टॉपिक की आखिर में हमको जरूरत क्यों पड़ी, आखिर में हमको ये जरूरत क्यों पड़ी। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है ना, तो यहां पे ये मूव कर रहा है, यहां पे मान लीजिए ये मूव कर रहा है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, पर्सन नहीं कोई बॉडी मानो, मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे क्या लग रहा है? यहाँ पे जी लग रहा है, मतलब mg तो वो लग रहा है, वेट लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? इस पे जी लग रहा है। ठीक है, और ये अगर थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? एक ये होगा और एक क्या होगा? ये होगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा। अच्छा, जब ये इस पर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा है? जब इधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द इंक्लाइन तो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। इंक्लाइन में मोशन हो रहा है बट एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है? v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब लगा सकते हैं? जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो जब ये प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन में है तो थीटा हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो थीटा कांस्टेंट होने की वजह से क्या है? जी हमारा कांस्टेंट है। भाई थीटा कांस्टेंट है तभी तो जी कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर पा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब हम कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो प्लेन ऐसा है,
यहाँ पे कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है। अगर ये बॉडी ऐसे मूव करते हुए क्या कर रही है, नीचे आ रही है, तो यहाँ पे बताइए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं, और जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते तब हम क्या चर्चाएं करेंगे, उस चीज की स्टडी करने के लिए ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर हमको पढ़ना है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। अच्छा ये भी बात नहीं कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। छोटा छोटा पार्ट में मान लो इतने पार्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इतने पार्ट के लिए कांस्टेंट। मतलब इस सवाल को एक्चुअली में इंटीग्रेशन की मदद से किया जा सकता है। थोड़ा इंटीग्रेशन टफ पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन की मदद से अभी कराए नहीं उस टाइप के सवाल, क्योंकि बहुत जरूरत नहीं उसको कराने की, उसमें हायर इंटीग्रेशन यूज होगा, तो मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए ज्यादा और जेई वेई के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको तो बस सवाल का आंसर निकाल के लाना है। इंटीग्रेशन वैसे ही आप लोगों को कम आता है, बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तो वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इस सवाल को भी मैं इंटीग्रेशन की मदद से कर सकता हूं और यूज कर सकता हूं क्या, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाओगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अभी मिलेगा तो हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन जब आएगा तो उसको मैं बताऊंगा कि इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से एक सवाल करा के दिखा दूंगा कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से कैसे लगाएंगे और वर्क पावर ऑफ एनर्जी से ये कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको छोटे छोटे पार्ट के लिए, जैसे कर्व है, एवरी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, एवरी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, जैसे सर्कुलर मोशन में कर रहा है, चलो हमने इतना छोटा सा पार्ट लिया, इसको हमने क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, इसको हमने मैग्नीफाई करके देखा तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। उसी तरीके से मान लो ये कर्व है, तो छोटा छोटा हम क्या मान लें, हिस्सा मान लें, और छोटे छोटे हिस्से को क्या करें, हम स्ट्रेट लाइन मान के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दे, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या आंसर तो निकल जाएगा, आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो वहां उस डिटेलिंग में हमको नहीं जाना है। इस सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क पावर और एनर्जी हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए तो इसको नोट कर लो, ये चीजें नोट कर लीजिए कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अपने शब्दों में लिख लो, इसको लिखाने जैसा कुछ नहीं है, कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो लॉ ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, और जब ये कांस्टेंट नहीं होगा, जी इज या एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन is not applicable acceleration constant, equation of motion is applicable. applicable तो देखो ये है, ये अगर स्ट्रेट लाइन में होता तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते, और अगर ये कर्व पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है तो हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंट है, हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो अगर कर्व पाथ में जा रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो हो गया, ये एग्जांपल बना लीजिए, ये इस वाले केस में हम लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं, इसमें भी लगा तो सकते हैं, बट हमको क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी स्ट्रिप माननी पड़ेगी, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी जनरल चर्चा, बहुत जनरल चर्चा। कार्य से आप लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूं, इसको नोट करिए।
कार्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, किसी ने कोई कार्य का तो मतलब होता है काम, इसने काम किया ना। जैसे मैंने मान लो ये बोतल उठाई और बोतल उठा के रख दी, तो कुछ तो काम किया ना, नहीं किया? किया, बिल्कुल किया भाई, उठाया और रखा, है ना। चलिए, हाँ बताओ, साइड में हट जाऊं? मुझे लगा आंसर बता रही हो। बताओ कार्य की डिफिनीशन कौन बताएगा? बताओ जनरल डिफिनीशन। जैसे कोई ले मैन है, आम आदमी है, ठीक है, आम आदमी है, उसके नजर में क्या होगी कार्य की वैल्यू? थोड़ी सी बेसिक चर्चा करते हैं। बेसिक चर्चा एक्चुअली में क्या है ना, आप लोग इसे फिजिक्स पढ़े हो तो फिजिक्स की मतलब डिफिनीशन आप लोग रट लेते हो डायरेक्टली, लेकिन ये समझो कि जनरल वो होता क्या है, तो थोड़ा सा रिलेट डिफरेंस समझ पाओगे ना, तो फिजिक्स का ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। वो तो सब लोग को पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में कार्य होता क्या है, किसी आम आदमी से पूछो, कोई बाहर से पकड़ लो किसी आदमी को, बोलो भाई कार्य क्या होता है, काम क्या, किसे कहते हैं काम, तो क्या बताएगा? बताओ। जैसे कोई कुली है, चलिए इमेजिन करिए, आप लोग सब लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन, नोट कर लो इसको तब आगे चलाऊं, जल्द नोट हो गया? अब पेन बंद कर दो, अब पेन बंद कर दो, 5 मिनट की 10 मिनट की चर्चा है, सुन लो, कहानी सुन लो, कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। पहली क्लास तो अच्छी लगती है ना, आखिरी वाली नहीं? अभी पहली क्लास है, अभी तो मजा आ रहा होगा। देखो पहली चर्चा ये है कि कुली है मान लीजिए, और कुली अपने सर पे बोझा लेके जा रहा है, बैग उठाया उसने और जा रहा है, और जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि उसने कितना वर्क किया? भाई कोई नॉर्मल आदमी देखेगा तो उसको उसका काम दिखेगा ना। भाई आप उसको मान लिया, आपने उसको बोला कि भाई मेरा बैग उठा लो, और बैग उठा के वो सर के ऊपर रखा और लेके चला आया, लेके चला आया, तो वो कहाँ, मतलब बाहर स्टेशन से बाहर आया, तो उसको आप पैसे देंगे। पैसे क्यों देंगे? उसने काम किया तभी तो पैसे देंगे, ठीक है। बट आपने पढ़ रखी है फिजिक्स ना, तो आप क्या कहेंगे उससे? देखो नहीं, आप पैसा नहीं देना आपको ना, उसको पैसा नहीं देना है, तो देखो ये कुल्ली है, फिर आप उसको बैठाएंगे, और ये आपने वो रखा है, ये लग रहा है किधर, mg, और ये क्या डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ में। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन हुआ। वर्क डन क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। ये फोर्स हो गया भाई, फोर्स तो नीचे ही लग रहा है, और कौन सा फोर्स है? mg लग रहा है नीचे, और वो आगे चल रहा है भाई, उसकी वेलोसिटी है आगे, फोर्स नहीं है आगे, ठीक है। नीचे क्या लगा? mg लगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? s, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना? 0। तो पैसे किस बात के? वर्क डन कितना हो गया? 0। मतलब कुछ काम किया उसने? नहीं किया। तो पैसे दोगे? नहीं दोगे। और फिजिक्स समझाओगे? दे देना पैसे। लेकिन बात समझिए, बात समझिए कि जनरल सेंस में हम कार्य किसको बोलते हैं और फिजिक्स में कार्य कब होता है ना। ये जनरल सेंस में कार्य, जैसे कोई भी है पर्सन, वो उठा के लेके जा रहा है तो उसने कुछ काम किया, वो काम अलग है, वो चीज अलग है। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिसिस्ट? कोई फिजिक्स का पर्सन है या फिजिक्स का प्रोफेसर है या फिजिक्स का स्टूडेंट है, तो उसकी नजर में कार्य क्या है? कार्य तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? 90 डिग्री ना हो, 90 डिग्री ना हो। क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा इसका फॉर्मूला मैं आपको पूरा, बस ये जानिए कि एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 कितना? 0। तो वर्क डन कितना? 0। बट क्या एक्चुअल में वर्क डन 0 था? वर्क तो उसने किया ना, वर्क उसने किया। अच्छा एक और पर्सन है, चलिए अब ये है कि जैसे मान लीजिए दीवार है और मैं इसको पुश कर रहा हूं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 24 घंटे तक पुश कर रहा हूं, ये दीवार यहीं रहेगी ना कि गिर जाएगी? गिर जाएगी। 24 घंटे तक आप दीवार पे जोर लगाएंगे, गिरा देंगे? नहीं गिरा पाओगे। तो देखो फोर्स तो लगा रहे हो। अच्छा कोई इंसान देख रहा है आपको तो क्या बोलेगा? जैसे आपने लेबर को लगा दिया काम पे, भाई इसको गिराना है तुमको, वो लगा रहा है, जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, दिन भर उसने 8 घंटे काम किए, शाम को मजदूरी तो लेगा अपनी। भाई मैं कोशिश कर रहा था, गिरा नहीं हूं, मैं क्या करूं? नहीं गिरा। तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स तो लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अच्छा जनरल सेंस में सोचिए, उसने काम किया? बिल्कुल काम तो किया ही, बट क्या वर्क किया? मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में उसने वर्क किया? नहीं किया, क्योंकि फोर्स तो लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। आगे कहां चली गई? आगे तो गई नहीं।
तो फिजिसिस्ट जो होगा वो क्या कहेगा, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुमने कुछ काम ही नहीं किया। अब बैठ के उसको समझाएंगे, आप देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो क्या हुआ, तुम्हारा कुछ पैसा नहीं बना। बात समझो, दोनों में अंतर आपको समझ में आया। जनरल सेंस में आपको नहीं सुनना है, देखिए आपका माइंड एक्टिवेटेड उसी तरीके से है, क्योंकि जनरल हर इंसान का वैसे ही एक्टिवेटेड है कि भाई कुछ हुआ तो भाई कुली काम मिल गया, वो एक्टिवेटेड है। बट आपको दिमाग कैसे एक्टिवेट करना है, इस तरीके से, मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है, जब भी फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन होगा। और अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो वर्क डन नहीं होगा। और फोर्स हम लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वहां पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट क्या जनरल सेंस में भी 0 हो जाएगा, जनरल सेंस में 0 नहीं होगा। तो जनरल सेंस अलग है और फिजिक्स की लैंग्वेज अलग है। ये कहानी समझ में आई आपको, समझ में आ गई। चलिए तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। लिखिए वर्क, हेडिंग डालिए वर्क। इसमें लिखिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, in the direction of force and displacement in the direction of force। इस पे एक वो भी रील भी बनी थी, किसी बहुत फेमस टीचर ने बनाया था अभी कुछ दिन पहले, आप लोग शायद इंस्टाग्राम ना देखते हो। वो स्टेशन पे थे और सर पे रख के चल रहा था, बताओ इस पे फोर्स कितना होगा, और ट्रॉली लेके चल रहा था, बताओ इस पे वर्क डन कितना होगा। हाँ मतलब जो भी है, मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो वो था ना, तो वही आंसर है उसका। अगर आप सर पे रख के चल रहे हैं तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर ट्रॉली को आप खींच रहे हैं तो किसी, भाई ट्रॉली क्या जा रही है, आगे जा रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स आप किसी एंगल पे लगा रहे हैं तो वर्क हो रहा है। अगर ट्रॉली को आप घसीट के जा रहे हैं तो वर्क हो रहा है, बट सर पे रख के जा रहे हैं तो वर्क क्या है, 0 है। बट क्या एक्चुअल में वर्क 0 है, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में तो 0 ही है। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या है, वर्क 0 है। अगर सर पे रख के जा रहे हैं तो वर्क 0 है, और ट्रॉली पे लेके जा रहे हैं तो वर्क, मतलब अगर घसीटते हुए जा रहे हैं ट्रॉली को तो वर्क है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए लिखिए इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले बेसिक चर्चा करेंगे इसकी। W बराबर Fs लिख लो केवल, W बराबर Fs, F क्या है आपका फोर्स और S क्या है डिस्प्लेसमेंट। अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं करेंगे चर्चा, आगे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत सिंपल डेफिनेशन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन है, इसका गुणनफल क्या होता है, कार्य, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, W बराबर वर्क डन, वर्क डन, W बराबर वर्क डन, ठीक है। हाँ क्या, तब भी वर्क होगा, निगेटिव होगा वर्क। किस, दोबारा बोलो, तुम बोलो क्या बोल रहे हो, उल्टा बैग रख ले हाँ क्या, मैं उल्टा चलूं, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ में आया बेटा। मतलब वो बैग को आगे रख के इस तरह ले जाएं, वो तो पुश और पुल का कॉन्सेप्ट है बेटा, वो तो पुश और पुल का कॉन्सेप्ट है। जैसे किसी भी अरे ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये ऐसे खींच रहे हो तो इसका क्या आ जाता है, ये F cos थीटा आ जाता है और ये F sin थीटा हो जाता है। और ये क्या होता है, ये mg होता है, ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। तो n प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या, mg। तो n बराबर क्या, mg माइनस एफ साइन थीटा। ये कब है, जब हम पुल कर रहे हैं, जब हम पुल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पुश कर रहे हैं,
अब सब रील के सवाल आज ही पूछ लोगे क्या? अब इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा। लो, इधर चला आया, इधर चला आया तो इधर लगा और इधर लगा, ये क्या हो जाएगा? यस, इधर ऐसे करेंगे ना, इसको पुश करेंगे तो इधर क्या लगेगा? ये थीटा। ये थीटा तो हो जाएगा, ये हो गया एफ, तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इस पे वो निकालो, कंपोनेंट निकालो, ये एम जी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। निकालिए जैसा। जी भैया बताइए। हेलो। पढ़ा रहे हैं फिर उसमें आगे कंफ्यूज करते हो। W बराबर एफ एस लिख लिया, ये वर्क डन, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, ये कहानी हो गई। धीरे धीरे समझो, वहां तक पहुंचेंगे, आज पहली चर्चा है। ठीक है, तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड नूर, तुम रील ज्यादा देखते हो हैं? कम देखा करो, वही काम ही। ठीक है, वर्क डन लिखो, वर्क डन डिपेंड्स ऑन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन force and also on the displacement and also on the displacement। और अच्छा बनाते हैं इसको, work done depends upon force and also on the displacement। देखिए समझिए, एफ फोर्स लगाया और एफ फोर्स लगाने के से ये एम मास का ब्लॉक जो है वो अपनी जगह से कितना दूरी चला गया? एस दूरी चला गया, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये समझ में आया सबको? बहुत बेसिक चीज है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखो, वर्क इज सेट टू बी डन, work is said to be done by a force, work is said to be done by a force when that force produces a displacement, when that force produces a displacement in any direction, in any direction except perpendicular to the direction of force, except perpendicular to the direction of force। work is said to be done, work is said to be done by a force when that force produces a displacement in any direction except perpendicular to the direction of force, except perpendicular to the direction of force। अब वो पुली वाला एग्जांपल बना लो अपना। इधर क्या लग रहा है? mg
और इधर क्या लग रहा है, एस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारा 90 डिग्री है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर 0, वर्क बराबर 0। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारी 90 डिग्री हो जाएगी तो वर्क डन हो जाएगा हमारा 0। अच्छा, कोई पर्सन है, मान लीजिए आप ही हैं, तो ट्रेन पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसका ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बैग लेके खड़े हैं अपना सूटकेस लेके, तो क्या आप काम कर रहे हैं, आपका वर्क डन क्या होगा, मान लो 1 घंटा तक खड़े रहे तो हाथ में दर्द होगा, दर्द तो होगा ही ना। अच्छा, कोई सामने वाला पर्सन आपको देखेगा, हाँ भाई काम तो कर ही रहा है, आपने पूरा झोला उठाया हुआ है ना, चलो सूटकेस छोड़ दो, बड़ा सा झोला है तो आप लिए हुए तो कार तो कर रहे हैं ना, बट क्या फिजिक्स की लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स तो है, फोर्स है, mg लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। और अगर आप चलने भी लग गए तो भी क्या हो जाएगा, तो भी एकदम 0 हो जाएगा। आप उसको उठा के सूटकेस को कुछ देर चल भी रहे हैं तो भी फोर्स नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो आपने काम किया, नहीं किया, आपने काम नहीं किया। ठीक है, तो वर्क डन, तो इस वाले केस में तो लिख लिया, ये लिख लिया, वर्क क्या हो गया, इसको लिखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए सूटकेस वाला। वर्क क्या हो जाएगा, वर्क यहाँ पे हो जाएगा 0। बेटा असर्शन रीजन में सवाल आ सकते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिए अपना ना, बिल्कुल, कि फिजिक्स की लैंग्वेज जो आपका अच्छा इंट्यूशन उसमें जा, फिजिक्स तो तब तक साफ हो जाती है ना, जो पढ़ा है आपने वो तो आपको याद रहता नहीं, वो तो आपको याद रहता नहीं है, तो फिर जनरल सेंस काम में आने लगता है, और जनरल सेंस से आप सोचने लगते हैं, ऐसा होता है ना, जो पढ़ा हुआ है भाई डिफिनीशन तो याद रह नहीं जाती एग्जाम तक, फिर आप जनरली सोचने लगते हैं, अच्छा इतना दूर गया तो काम तो किया ही होगा, टिक मार दो। ऐसा नहीं है, आपको लॉजिकली सोचना है, इसी को बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। तो समझ में आया, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा तो क्या वर्क होगा, नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क होगा, नहीं होगा। ठीक है, हम बहुत जोर से इस पे दबा रहे हैं, 24 घंटे तक दीवार को हम प्रेस करते रहे, फोर्स हम लगाते रहे, बट दीवार डिस्प्लेस नहीं हुई, तो क्या हमने वर्क किया, नहीं किया। एक्चुअल में किया होगा उससे मतलब नहीं है, हमने वर्क किया, बिल्कुल नहीं किया, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं हुआ ना। तो यहां पे हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारे हाथ में एक है सूटकेस लिया हुआ है हमने, और हम स्टेशनरी हैं, हम क्या हैं, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे हैं, स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। तो वर्क किधर लग रहा है, ये mg है, और वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक चीज है, आज वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्क और एनर्जी के थोड़ा लंबा लंबा है, पावर तो बहुत छोटी सी चीज है ना। आज कितनी डेट हो गई, 29, 30। अच्छा, दशहरा वो छुट्टी उट्टी का बताइए अपने, आप लोग क्या करना है बताओ, दिवाली नहीं इधर का, दशहरा का बताओ, छुट्टी किसी दिन करनी है दशहरे वगैरह में, बताओ। नहीं, तुम तो आ जाती हो, कुछ लोग बाहर के भी है ना। 5 को तो दशहरा है, 4 और 5 तो छुट्टी रहेगी, मतलब 4 को तो नवमी है, बहुत लोग घर पे वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और 5 को दशहरा है, भीड़ भी बहुत रहती है ना, उसके बाद मूर्ति विसर्जन है, तो आने जाने में दिक्कत है। हाँ, तुम लोग बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ, नहीं ये नहीं है बेटा, सबके हिसाब से सोचना है, और मान लो किसी को घर वर जाना हो या क्या हो,
आप लोग सोच समझ के विष्णु सर को बता दीजिएगा, विष्णु सर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो होगा किया जाएगा। नहीं फिर 10-20 बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे बेटा, बहुत नुकसान होता है, फिर और बच्चों का नुकसान हो जाता है। ऑनलाइन में भी आप लोग ढंग से पढ़ते हो नहीं, 19 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे 4 को नवरात्रे हैं तो उस दिन तो क्लास चलनी नहीं है, अगले दिन दशहरा है तो 2 दिन तो नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके अगले दिन मूर्ति विसर्जन है तो उसमें मैं चला सकता हूं, लेकिन डिपेंड करो कि आप लोग आ जाओ और चले जाओ सेफली ना। तो नहीं तो फिर कोई, हाँ हाँ विसर्जन के दिन सुबह कर सकते हैं, सुबह की पॉसिबिलिटी है, तो मैं तो फ्री हूँ, मैं तो कोई बात नहीं है। बाकी मैं और दोनों टीचरों से कंफर्म करके बताऊंगा। मॉर्निंग में तो आ जाओगे। विसर्जन कितने बजे से होता है? 4-5 बजे से होता है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी जो 2 दिन क्लास नहीं चलेगी तो उसमें आप दबा के एकदम रिवीजन करिए, अपना पढ़ाई करिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। ऑनलाइन में आप लोग आते हो नहीं। चलिए, तुम तो आ ही जाती हो, ये नोट हो गया, आगे चलें। बातें नहीं, बातें नहीं लिखो। फोर्स अप्लाइड एट सम एंगल, फोर्स अप्लाइड एट सम एंगल। दिवाली से पहले पहला मॉड्यूल खत्म करना है एनी हाउ। फोर्स अप्लाइड एट सम एंगल, फोर्स अप्लाइड एट सम एंगल, बताइए। ये मान लीजिए मास m है और ये है, यहां पे फोर्स लगाया जा रहा है, क्या? F फोर्स लगाया जा रहा है, और ये थीटा है, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा s। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसके 2 कंपोनेंट ले लेंगे हम ना, ये अभी कंपोनेंट छोड़िए। चलिए, तो इसमें हो जाएगा वर्क डन, लिखिए वर्क डन W बराबर F डॉट S बराबर Fs cos थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो ये फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या हो जाएगा? F डॉट S, F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट निकालना सबको आता है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है। इसका मतलब क्या है? और थीटा है क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लिख लीजिए एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। F बराबर फोर्स, S बराबर डिस्प्लेसमेंट एंड W बराबर वर्क डन। अच्छा, वर्क डन क्या आएगा? हमेशा ही वेक्टर क्वांटिटी आएगी क्या? वेक्टर होगा, स्केलर होगा? वर्क डन स्केलर होगा, स्केलर ही होता है वर्क डन हमेशा, कभी वेक्टर हो सकता है? हाँ बताओ, क्या होता है वर्क डन? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलिए, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लीजिए इसको। सेम चीज को मैं थोड़ा घुमा फिरा के लिखा रहा हूं, समझो, हर चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसको W बराबर Fs cos थीटा है ना, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हो गया? नोट हो गया सबसे? ठीक है। अगर मैं बोलूं W बराबर Fs cos थीटा, तो इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। देखिए,
तो W बराबर क्या है, F इंटू एफ और एस कॉस थीटा, ठीक है। या लिख सकता हूं W बराबर एस और एफ कॉस थीटा। क्या दोनों चीजें सही हैं? दोनों चीजें क्या है भाई, एफ इंटू एस कॉस थीटा लिख दूं या एस इंटू एफ कॉस थीटा लिख लूं, बात क्या है, एक ही है, बात हमारी एक ही। अच्छा लिखा क्यों, ये हमारा लगा, ये हमारा लगा फोर्स, और इधर क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट है, हमारी क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो एस का कंपोनेंट एफ की दिशा में क्या होगा, एस कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एस साइन थीटा। तो ये एस कॉस थीटा, इसका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अगर हम फोर्स की दिशा में निकाल लें, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अगर हम फोर्स की दिशा में निकाल लें और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स को का कंपोनेंट नहीं निकालें, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की दिशा में निकाला और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कहता है कि ये फोर्स हो गया और ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये थीटा हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो ये क्या किया आपने, फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट की दिशा में और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, हमारा वर्क डन आ गया। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा। क्या ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एफ एस कॉस थीटा, तो एस कॉस थीटा भी तो कर सकते हैं भाई। एस कॉस थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की दिशा में क्या है, फोर्स की दिशा में कंपोनेंट है, और यहां पे क्या है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की, तो चाहे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट ले कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में, चाहे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स की दिशा में, आपका वर्क डन का क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है, एफ एस कॉस थीटा। तो चाहे आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही चीजों में कर सकते हैं, चाहे आप फोर्स का कंपोनेंट ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट में, चाहे डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ले लीजिए फोर्स की दिशा में, वर्क डन विल रिमेन द सेम, वर्क डन विल रिमेन द सेम। तो ये आपको स्टेटमेंट असर्शन रीजन में आ सकता है कि बोथ आर ट्रू, वन आर ट्रू, वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो जब क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसमें लिख लीजिए कि W बराबर एफ कॉस थीटा इंटू एस, कहाँ हो गया ये, इसमें लिखिए, इस वाले में एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा, और ये क्या है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। अच्छा इसको लिख लो केस 1 और इसको लिख लो केस 2। तो केस 1 में लिखिए W बराबर एफ एस कॉस थीटा, लिखिए कम W, ये लिखो पहले W बराबर एफ फिर एस कॉस थीटा, फिर बराबर लिख के लिखिए कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along force, component of displacement along force multiplied with magnitude of force, magnitude of force will give the work done. Component of displacement along the force multiplied with magnitude of force will give the work done, will give the work done. क्या होगा, वर्क डन को देगा। नेक्स्ट लिखिए केस 2, केस 2 में वहां लिखिए, इसमें लिखिए कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the displacement, along the displacement multiplied by the magnitude of displacement, multiplied by the magnitude of displacement will give the work done, will give the work done। हो गया, लिख लिया, नहीं लिख पाए बेटा दोबारा लिखो, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along force multiplied with magnitude of force, multiplied with magnitude of force will give the work done, will give the work done।
आवाज आ रही है पीछे? वर्क डन, ठीक है। अच्छा, वर्क डन देख लिया आपने, दो तरीके से निकल सकता है। अब देखो, वर्क डन आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जीरो कब होगा? जब परपेंडिकुलर होगा। क्या डिटेल बताओ? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। पॉजिटिव कब होगा? कब होगा पॉजिटिव? 90 डिग्री से कम होगा, जब cos थीटा हमारा पॉजिटिव होगा। और cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस दिशा में फोर्स लगाया उसी दिशा में क्या लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में हो रहा है। जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया उसी दिशा में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब निगेटिव कब होगा? बताओ, जनरल एग्जांपल। पहले जनरल बताओ, कब होगा? होगा कब? हाँ, फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तब क्या होगा? वर्क डन हमारा जीरो। बातें नहीं नीरज, क्या बात हो गई? समझा रहा है? अच्छा, आओ यहां पे, आओ यहां से समझाओ। क्या पूछ रहे हो साहबान? अरे क्लास के बाद पूछ लिया करो बेटा। चलो बताइए, बताओ तुम भी लोग बताओ, वर्क डन जो है निगेटिव कब होगा? रुको रुको, बोलने दो पीछे से। हाँ बताओ। 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि cos थीटा हमारा निगेटिव हो। कोई एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताइए, रियल एग्जांपल। वो तो होगा, एग्जांपल बताओ कब होगा? बताओ नूर, बताओ। नहीं बताएंगे तो है ही। बताओ, तुम बताओ, सोचो। बताइए, आप लोग बताइए, सब लोग सोचिए, बताइए। अरे बेटा सोचो, थोड़ा ब्रेन एक्टिवेट करो अपना। बताइए, फोर्स, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब एक दिशा में है तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब हमारा 90 डिग्री पे है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अब निगेटिव कब होगा? निगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो। होता है कभी? कब होता है? डेली होता है। डेली आप लोग अनुभव करते हैं इस चीजों को, डेली अनुभव करते हैं। बताओ थोड़ा सही हो थोड़ा गलत हो। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स किधर लग रहा है आपका? पीछे की दिशा में। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की दिशा में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो उस केस में वर्क डन क्या हो गया? निगेटिव हो गया। वर्क डन क्या हो गया? निगेटिव हो गया। व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक then the force is in negative direction and the displacement will be in the opposite direction and angle between force and displacement will be greater than 90 डिग्री। तो वहां पे क्या होगा? वर्क डन हमारा निगेटिव होगा। ये तो सबको पता है, 90 से ऊपर होगा तो निगेटिव होगा। क्या रियल एग्जांपल समझ पा रहे हैं? फोर्स हमारा क्या होगा? या ये बताइए कि जब फ्रिक्शन, देखो फोर्स भी काम कर रहा है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, समझिए। ये ब्लॉक है और ब्लॉक ये mg है, यहाँ पे mg है, और यहाँ पे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। या मान लीजिए, चलिए कुली का एग्जांपल ले लेते हैं। कुली आ गए, कुली सर पे बोझा लिए हुए हैं, नीचे क्या लगा हुआ है? mg लगा हुआ है, इधर क्या हो गया? s लगा हुआ है। तो मैंने बोला कि क्या वर्क डन इसका क्या हो गया? जीरो हो गया। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। हाँ, तुरंत रुक जाती है। ब्रेक मार देते हो तो तुरंत गाड़ी रुक जाती है। आगे आगे जाती कि नहीं जाती हुए बताओ मुझे। जाती है तब, जाती है ना?
डिस्क ब्रेक भी है तो भी मूवमेंट हो ही रहा है थोड़ा बहुत, वही नहीं रुक जाती है। आगे फोर्स तुमने मारा, पीछे लगा किधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, फोर्स। भाई ब्रेक मारने का मतलब क्या है, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है यू आर प्रोवाइडिंग द एक्सलरेशन और डी एक्सलरेशन, डी एक्सलरेशन। तो फोर्स किधर लगा, फोर्स किधर लगा भाई, एक्सलेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि डी एक्सलेशन, डी एक्सलेशन। तो पहले गाड़ी मूव कर रही है किधर, ए एक्सलेशन से आगे, अब ब्रेक लगाई तो माइनस ए हो गया, तो फोर्स किधर हो गया, पीछे। डिस्प्लेसमेंट तो आगे हुआ ना, नहीं हुआ, तुरंत गाड़ी रुक जाएगी, आगे जाएगी। तो फॉर दैट ड्यूरेशन वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। फॉर दैट ड्यूरेशन वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। और थोड़ा और डिटेलिंग में समझिए, ये पुली है, एमजी लग रहा है। अब आप लोग डिटेल समझिए, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो इन केस ऑफ पुली। बट पुली चल रहा है ना, फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस और अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन। अब ये आगे जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। क्या कहानी समझ में आई। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्क डन, ये तो पुली का वर्क डन तो जीरो बोल दिया, वर्क डन जीरो, आप मान भी लिए, मान तो लिए ही, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जब हम गए तब हमको समझ में क्या आया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो बट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट जीरो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज निगेटिव। क्या ये बात समझ में आई, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज निगेटिव। तो कोई बोलेगा, शायद उस रील में ये नहीं दिया हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना कि ये तो जीरो हो जाएगा बट फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का हमारा निगेटिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स का निगेटिव। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अच्छा नॉर्मल फोर्स का, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है इस पे, बताओ वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स जीरो। एक चर्चा और, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो पूरी कहानी क्लियर है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज जीरो बट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन तो हमेशा ही जीरो होगा। चलो डिस्प्लेसमेंट कराओ उल्टे डायरेक्शन में। अच्छा वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज नेगेटिव, बताओ वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या हमेशा ही नेगेटिव होगा, सोच के तो लग रहा है, बताओ सोचो भाई, मोशन के अपोजिट ही आएगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट ही फ्रिक्शन आएगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, निगेटिव की ऑलवेज निगेटिव। इसको अभी होल्ड करके रखेंगे, सेट नहीं करेंगे, इसको हम आखिरी में देखेंगे कि ऐसा है कि नहीं। जब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर पहुंचेंगे तब इस पे फाइनल करेंगे कि है कि नहीं। अभी तो ये लग रहा है कि हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट ही फ्रिक्शन आता है, उसके अपोजिट ही फ्रिक्शन आता है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन क्या हमेशा होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़े एक दो क्लासेस के बाद। अभी इस कॉन्सेप्ट को होल्ड रखेंगे, ठीक है। चलिए घर पे सोचिएगा अभी इसको, लिखिए एक दो लाइन लिखिए पहले हम और चर्चा कर लें। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव, लिखिए वर्क डन कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव। इसमें लिखिए वर्क डन कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव। इसमें लिखिए वर्क इज पॉजिटिव, वर्क बराबर पॉजिटिव। इसके में लिखिए आगे लाइन लिखिए, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखिए वर्क बराबर नेगेटिव, वर्क बराबर नेगेटिव कब होगा,
When force and displacement are in opposite direction. When force and displacement are in opposite direction. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वर्क डन जीरो कब होगा, when force and displacement are perpendicular or orthogonal. When force and displacement are perpendicular और orthogonal. orthogonal मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, चलो तो पहला केस हम लोग करते हैं। देखिए केस वन थीटा बराबर 90 डिग्री, केस वन थीटा बराबर 90 डिग्री। मान लीजिए कि इस पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट इधर है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो लिख लो W बराबर एफ एस कॉस थीटा इजकल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन बराबर जीरो। ये भाई कुली वाला ही है, इसको कुली ही मान लो। कुली है तुम्हारा। चलिए एक दो चर्चा और एग्जांपल बताओ इसको। इसका यही थीटा बराबर 90 डिग्री। कहीं पे ऐसा आपने देखा, पुली वाले में तो समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल किधर लग रहा है, फोर्स हमारा नीचे लग रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, आगे की तरफ। और कोई बताइए, अभी रिसेंटली आप लोग पढ़ के आए लास्ट टॉपिक में सेंटीपिटल फोर्स पढ़ा सबने, किधर लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। और वेलोसिटी क्या है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन द्वारा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल फोर्स द्वारा वर्क डन कितना किया गया सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाई सर्कुलर। ये आपने हो सकता है अभी सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है ना, उसमें हो सकता है कि किताब में दिया भी हो, वर्क डन बाई द सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ये किधर लगा, एफ सी। और इधर क्या है, इधर वेलोसिटी है, तो इधर ही क्या होगा, इधर ही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और सेंटीपिटल फोर्स के बीच में कितना हो गया, एंगल कितना, 90 डिग्री। तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या, वो क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक लाइन लिख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल करके लिखिए, थीटा बराबर जीरो है ना, फिर एग्जाम्पल लिखिए। कंसीडर अ बॉडी इसको बनाइए जरा सा, स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। देखिए एक बात और समझिए,
अगर ये हमारा जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, दो स्टेटमेंट सुनिए, वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो। एक स्टेटमेंट ये, वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज जीरो। ठीक है, क्या ये सही है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना जरूरी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही जीरो होगा कि किसी भी सर्कुलर मोशन में जीरो होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हमारा क्या रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, वो रेडियल नहीं हो पाएगा। इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। जैसे इधर क्या लगेगा, इधर हमारा क्या लगेगा, ए टी, तो नेट एक्सेलरेशन किधर लगेगा, ए नेट, तो एस किधर मूव करेगा, ए नेट की दिशा में। भाई एस जो है, एस जो डिस्प्लेसमेंट है, जब रेडियली चल रहा है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी वेलोसिटी की मतलब वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, जब बॉडी क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी तभी डिस्प्लेसमेंट और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के बीच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो बात समझो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया तुम्हारा सर्किल, ये क्या लगा, AC, और ये क्या लगा, AT, तो नेट एक्सेलरेशन किधर लगा, इन दोनों का वेक्टर, भाई वेक्टर एडिशन ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस दिशा में होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसीलिए तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसका मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो कुछ ऐसा ऐसा होता होगा, मतलब सर्किल पूरा एग्जैक्ट नहीं बनता होगा, एग्जैक्ट कुछ ऐसे बनता, ये भी सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल ये भी सर्कुलर मोशन है, बट ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, सर्किल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सर्किल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन तो है। क्या सर्कुलर मोशन हर एक पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, नेट एक्सेलरेशन की दिशा में ही तो पार्टिकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से समझाऊं और डिटेल में, एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूं। देखो जैसे मैंने बोला, देखो बात समझो, अरे देखा तो किसी ने नहीं है। अभी कहोगे इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में, कहोगे सर देखा तो है नहीं, कहां से ले आएंगे इलेक्ट्रॉन को। अच्छा रुको देखते हैं, शायद मिल जाए। इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएगा। अरे वो केवल एग्जाम्पल देके बनाते हैं। देखो कुछ इस तरह का होगा, देखो कहां गया, ये ओपन नहीं हो रहा। चलिए समझाते हैं, यहीं पे समझाते हैं, ध्यान से समझिए। ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है ना, ये आपका किधर लग गया, अच्छा सर्किल चलने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन
चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो v बराबर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे सर्किल के कैसे निकालते हैं, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यही तो कहानी बताई मैंने। यहाँ पे निकालना है तो क्या करें, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या कर लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो इसी दिशा में क्या होगा, इसी दिशा में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसी दिशा में क्या होगा, ऐसा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स, जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसी दिशा में क्या लगेगा, उसी दिशा में हमारा फोर्स लग जाएगा, उसी दिशा में क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। तो वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, बट ओनली फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओनली फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कितनी कहानी समझ में आई, आगे चलें, ठीक है। अब देखो, अब सर्किल जो है हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, सर्किल जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है या कैसा है, बस हमको ये समझ में आना है कि देखो ये ऐसे हो सकता है ना, कुछ ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि इस दिशा में क्या है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और इस पे क्या है, इस तरफ हमारा क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी है, और बॉडी का मूवमेंट किस दिशा में होगा, बॉडी का मूवमेंट नेट उसकी एक्सेलरेशन की दिशा में होगा, इन दोनों का क्या आएगा, नेट आ जाएगा, तो इस दिशा में हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s। तो अब क्या एंगल 90 डिग्री है, अब एंगल 90 डिग्री नहीं है, अब एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो हम ये कहेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट जीरो, बट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इज जीरो। तो फॉर अगर जनरल स्टेटमेंट आ गया, वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज जीरो, तो बोल दोगे जीरो। अगर दिया नहीं हुआ है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही मान लेते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है तब हम डिक्टेट करके करेंगे। मान लो केवल सर्कुलर मोशन के लिए आ गया तो सर्कुलर मोशन को फिर यूनिफॉर्म मान ही लिया जाता है। अगर नहीं दिया, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन, तो क्या ऑप्शन टिक करेंगे आप, जीरो। लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की चर्चा उन्होंने कर दी, तो अब क्या करेंगे, यूनिफॉर्म के लिए जीरो और नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉट जीरो। क्या समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, जो सैटेलाइट हमारे चक्कर लगा रहे हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगा रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म में, बताओ। यूनिफॉर्म में लगा रहे हैं ना, एक्सेलरेटेड नहीं है। सैटेलाइट क्या है, यहां से वहां पे प्रोजेक्ट किए गए, प्रोजेक्ट करने के बाद सैटेलाइट जो है, जो जिस रेट से पृथ्वी घूम रही है उसी रेट से वो भी घूम रहे हैं, तभी हमको स्टेशनरी दिखाई देते हैं। भाई हम भी उसी रेट से घूमे, आप भी उसी रेट से घूमे, तो हम और आप क्या हैं, स्टेशनरी हैं। जितने से पृथ्वी घूम रही है जिस रोटेशन से, उतने ही रोटेशन से क्या है, उपग्रह भी घूम रहे हैं। तो जब व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट या व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सैटेलाइट मोशन में कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर सैटेलाइट, क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि क्या लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, भाई सर्किल में घूम रहा है तो टेंजेंशियल ही है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रही बार बार, क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर सैटेलाइट का आ गया सवाल तो क्या टिक करेंगे आप, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर सैटेलाइट मोशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा। और बताइए, स्ट्रिंग है, कल घुमा रहे थे, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, बताइए, सोचिए, बताऊंगा नहीं मैं, बताइए, व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन सिंपल पेंडुलम, बताइए क्या होगा आंसर, बताओ बेटा, बताओ क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव की जीरो, जीरो, कौन बोला, सब लोग बोले जीरो।
जीरो नहीं होगा, जीरो से इतनी मोहब्बत है, जीरो से बहुत प्यार है आप लोगों को, आगे लगाइए पीछे मत लगाइए। बताओ क्या होगा, बताओ शिवम। जीरो, अरे बनाओ तो सिंपल पेंडुलम, सब लोग बनाइए। इसको लेके आए यहां, ये लगी टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, इस दिशा में। एंगल बताओ कितना, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना, वर्क डन कितना, जीरो। सही तो है, ठीक है चलिए लिख लीजिए। अरे जीरो का ही केस कर रहे हैं इसीलिए आप लोग जीरो बोल रहे हैं। चलिए लिखिए, इसमें एक दो लाइन लिख लीजिए। कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन ए सर्किल। आधी ज्यादा क्लास तुम बतियाते ही रहते हो, तुमको अलग बैठाएंगे। हाँ तुम्ही से बात कर रहे हैं, तुम्ही से नूर से, इससे बात मत किया करो। और बात करते हो, 3-4 लड़कों से एक साथ बात करता है ये। मतलब एक से बात करो ना, इधर भी बात कर रहा है उधर भी बात कर रहा है, फिर से कुछ पूछ ले रहा है। अरे माइंड को अपने इतने स्ट्रांग बनाओ कि फिजिक्स करते करते बायोलॉजी भी पढ़ डालो ना। बात करके क्या करोगे, लिखो। कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन ए सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड at every point of the circular path, at every point of the circular path, circular path, comma, the centripetal force, the centripetal force and the displacement are, and the displacement are mutually perpendicular, mutually perpendicular, mutually perpendicular, full stop. So the work done by the centripetal force, so the work done by the centripetal force, so the work done by the centripetal force is zero, is zero. Full stop. The same argument can be applied to the same argument can be applied to the satellite. The same argument can be applied to the satellite moving in a circular orbit, moving in a circular orbit. Full stop. In this case, the gravitational force is always perpendicular to the displacement. In this case, the gravitational force is always perpendicular to the displacement. So, work done by the gravitational force is zero. So, work done by the gravitational force is zero. लिख लिया, सबने लिख लिया, हो गया। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, सिंपल पेंडुलम। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये डायग्राम बना लो। द टेंशन इन द स्ट्रिंग of a simple pendulum is always perpendicular, is always perpendicular to the direction, is always perpendicular to the displacement, sorry, but is always perpendicular to the displacement. So work done by the tension force, work done by the tension force is always zero, is always zero. हो गया, जल्दी करिए। तो टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। सैटेलाइट अगर घूम रही है तो उसके द्वारा क्या होगा, वर्क डन जीरो हो गया।
और अगर आप सर्कुलर मोशन कोई कर रहा है पार्टिकल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई। नेक्स्ट लिखिए, व्हेन केस सेकंड, केस टू, केस टू, केस टू, इसमें लिखिए व्हेन s बराबर 0 देन वर्क बराबर 0। व्हेन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो वर्क डन भी क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी 0। क्या केस, वही आप बोझा लेके खड़े हैं, ठीक है, या सूटकेस अपना उठा के क्या है खड़े हैं, तो कहीं मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है, तो mg क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य क्या है, 0। बट वैसे तो आप कार्य कर रहे हैं, थोड़ी देर आप 1 कुंटल लेके खड़े हैं तो थक ही जाएंगे, तो वर्क आपने किया। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क किया नहीं किया, वर्क हमने नहीं किया। तो इसमें लिखो वर्क डन s बराबर 0, सो w बराबर 0। लिखिए वर्क डन बाई अ फोर्स इज 0, वर्क डन बाई अ फोर्स इज 0 if the body have no displacement, have no displacement, have no displacement on the application of force, on the application of force, on application of force। इसमें लिखिए एग्जाम्पल, ए पर्सन कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, ए पर्सन कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग एट ए गिवन प्लेस, एंड कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग एट ए गिवन प्लेस, it does no work, does no work, does no work, does no work। ठीक है, और एग्जांपल हो सकता है कि पर्सन क्या कर रहा है, एक बॉल को पुल कर रहा है, बट बॉल आपकी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, बॉल आपकी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इन दैट केस भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2-4 लाइन छोड़ दो, ये लिख लेना अपने आप से, लिख लोगे भाई आप। इफ ए मैन इज पुशेस ए वॉल बट वॉल इज नॉट गोइंग टू हैविंग एनी डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय द मैन विल ऑलवेज बी 0 बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज 0। लिख लेंगे, ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ दिए, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट करिए, अच्छा इसमें हाँ नेक्स्ट लिखिए, थीटा इज केस थर्ड, केस थर्ड, थीटा क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। थीटा क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज पॉजिटिव और थीटा इज 0 to 90 डिग्री, और W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा, W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, W बराबर Fs cos थीटा। देखिए एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए, व्हेन ए हॉर्स पुल्स अ कार्ट, व्हेन ए हॉर्स, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, कार्ट मतलब कौन सा, फ्लिपकार्ट, कार्ट मतलब क्या भाई, तांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी है, ठीक है। तो कार्ट आपका फिल हो चुका है। लिखिए व्हेन अ हाउस पुल्स अ कार्ट, ये जाने रही है लैंग्वेज है, फिजिक्स में आते हैं सवाल, अभी भी लोग पहुंच गए
गाड़ियों तक और कार तक, लेकिन अभी फिजिक्स वाले हॉर्स पे अटके। क्वेश्चन आता है इससे, ऑन ए हॉर्स पुल्स अ कार्ट द अप्लाइड फोर्स किधर है, आगे के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, वो भी आगे, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट लिख लीजिए, व्हेन ए हॉर्स पुल्स अ कार्ट द अप्लाइड फोर्स and the displacement are in same direction. When the horse pulls a cart, the applied force and the direction are in same, applied force and displacement are in same direction. So work done by the horse is positive. And what is the work done by gravitational force? वर्क डन बाय द हॉर्स तो पॉजिटिव होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा, नॉर्मल फोर्स का क्या होगा, समझ में आ गया, ठीक है। बट वर्क डन बाय द हॉर्स इज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल सेकंड, when a load is lifted, when a load is lifted, the lifting force and the direction, the lifting force and the, when a load is lifted, कोई लोड है और उसको रस्सी से बांध के आप उठा रहे हैं या उसमें रख के क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, बाल्टी में रख के उठा रहे हैं। when a load is lifted, the lifting force and the displacement act in the same direction, तो वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए लोड है, उसको आप क्या कर रहे हैं, रस्सी से बांध के उठा रहे हैं, तो फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर है, तो वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, जीरो नहीं होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, हाँ 180 डिग्री, क्या होगा, क्योंकि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव बट वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और लिफ्टिंग फोर्स क्या है, एक दिशा में लग रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो mg है वो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट दिशा में है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। बट अभी हम इसी की चर्चा कर रहे हैं तो केवल इतना ही लिखेंगे, when a load is lifted the lifting force and the displacement act in the same direction, so work done by the lifting force is positive। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, थीटा इक्वल टू केस 4, थीटा इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, 90 से 180 हो गया तो क्या होगा, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज नेगेटिव फॉर थीटा, थीटा क्या 90 से 180 के बीच होगा, तो cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव। कैसे होगा, पता है सबको, एएसटीसी पता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 90 से 180 में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा, 90 से 180 में कॉस थीटा नेगेटिव, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन इज नेगेटिव। ये बात समझ में आई। लिखिए एग्जाम्पल, when brakes are applied to a moving vehicle, when brakes are applied to a moving vehicle, the work done by the friction force, is negative
because the braking force and the displacement act in the opposite direction, act in the opposite direction, act in the opposite direction. क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है सबको? अगर हम किसी चीज को ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है। आपने ब्रेकिंग फोर्स लगाया, यानी कि क्या किया, आपने एक्सलेशन को डी एक्सलेशन में कन्वर्ट किया। अब फोर्स क्या कर रहे हैं आप, फोर्स आप पीछे की तरफ लगा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तुरंत तो नहीं रुकती है गाड़ी, थोड़ा समय तो लगाती है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगी, कुछ ड्यूरेशन वो ट्रेवल करेगा ना, ड्यूरेशन मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, वर्क डन। क्या हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखो। अच्छा, किसी वो याद करिए, वो आपको बताया था मैंने कि ट्रॉली लेके हम चल रहे हैं, ट्रॉली लेके हम मान लीजिए चल रहे हैं, तो अगर हम रफ सरफेस पे चल रहे हैं, तो अगर हम आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। तो ट्रॉली, जो हम बैग की ट्रॉली लेके जा रहे हैं, तो ट्रॉली किधर जा रही है, आगे, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, बोलो नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये भी लिख लो। व्हेन अ बॉडी इज ड्रैग्ड along a, example 2, when a body is dragged along a rough surface, when a body is dragged, घसीटना, DRAGGED, dragged, when a body is dragged along a rough surface, the work done by the frictional force, is negative. This is because frictional force act in a direction, act in a direction opposite to the displacement, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो आपको थी, मतलब ये वर्क की पूरी थ्योरी थी, सारी थ्योरी मैंने आपको करा दिया, एग्जांपल करा दिया, समझा दिया वर्क क्या होता है। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस या थ्योरिकल एनालिसिस। थ्योरी मैंने समझा दी आपको, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट भी समझा दिए, क्या इक्वेशन वगैरह है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जब हम थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह करते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो दोनों जरूरी है किसी भी चीज को समझने के लिए, आखिर वो चीज है क्या, हम उसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है, जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, क्या क्या उसके मिसकॉन्सेप्शन है। जैसे कार्य का आपको मिसकॉन्सेप्शन था ना, कि कुली लेके चल रहा है तो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, बट कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कार्य नहीं कर रहा है, फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसके ऊपर अब एक दो सवाल करते हैं, लिखिए। अच्छा, एक लाइन और लिखा नहीं तेरे को, ये मैं बोल रहा हूं कि बॉडी जो है लिफ्ट की जा रही है, जब उठाई जा रही है बॉडी, तो वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, और व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव। तो इस लाइन को भी लिख लीजिए एक बार और। व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। When a body is lifted, the work done by the gravitational force is negative, because gravitational force act vertically downward, because gravitational force act vertically downward, and the displacement is
in the vertically upward direction and the displacement is in the vertically upward direction, vertically upward direction। चलिए एक दो केस करते हैं। ऐसा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को ए बी सी डी करके लिखेंगे। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन ए, अभी बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं इसको। लिखिए, चलिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स? 5 न्यूटन। वर्क डन बाय द फोर्स, ये 5 न्यूटन का फोर्स है। देखो इस दिशा में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की दिशा में हो रहा है। इधर अच्छा एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल है ये 37 डिग्री। देखो इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की दिशा में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है बताइए? 180। कौन बोला 180? 180 नहीं होगा बेटा, ये इस एंगल पे लग रहा है ना, और ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 180 माइनस 37 डिग्री, ये होगा ना। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? मतलब 180 माइनस 37 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। वैल्यू निकालो, वैल्यू तो निकालेंगे, वैल्यू दी हुई है ना। तो W बराबर क्या? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। F कितना? 5, S कितना? 10। कॉस थीटा मतलब क्या? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 37 डिग्री। कितना? 180 माइनस 37, यानी कि क्या हो गया? कॉस 180 माइनस 37। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। अच्छा 180 है तो रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। एएसटीसी में सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो माइनस 50 और कॉस 37 की वैल्यू बताओ कितना? 3/5 की 4/5? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्या होगा? 4/5 कितना आ गया? -40 न्यूटन। कितना? अरे सॉरी, न्यूटन मीटर। कितना? न्यूटन मीटर। और इसी को क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। तो वर्क डन कितना हो गया? -40 जूल, -40 जूल। बात समझ में आई? तो वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे? नेगेटिव। वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। चले आगे चले, नोट करो, जल्दी नोट करो इसको, सारे बच्चे नोट करें। जल्दी चलो बेटा, जल्दी, ये 4 केस करने हैं, जल्दी से चलो। नेक्स्ट पे करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर है, और ये हमने फोर्स लगाया, कितना लगाया था अभी? 5 न्यूटन लगाया था ना, 5 न्यूटन। चलो यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। बताओ वर्क डन कितना? बोलो। 0? पक्की बात? कितना हुआ? एफ एस कॉस 90। तो क्या हुआ? 5 गुणे 10 कॉस 90 कितना? 0। कितना हो गया? 0। ये बी लिखो। ये कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल बी। तो वर्क डन क्या हो गया? 0 जूल। वर्क डन इक्वल टू 0 जूल।
चलिए नेक्स्ट चलें, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये 5 न्यूटन, इधर चले हम 10 मीटर चल गए, कितने एंगल पे 37 डिग्री। बताओ वर्क डन बताओ कितना, 5 इंटू 10 इंटू कॉस 37 कितना हो गया 40 न्यूटन। पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, इसको एग्जांपल सी, एग्जांपल सी। तो पहले हमने क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है, पहले हमने फोर्स कैसे लगाया था, ऐसे, फिर परपेंडिकुलर, फिर ऐसे। अब नेक्स्ट आप लोग बता पाएंगे कैसे, पैरेलल। नेक्स्ट किधर होगा, पैरेलल। तो थीटा कितना 0 डिग्री। क्या चौथा एग्जांपल समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरी मनसा समझ में आ रही है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, नहीं समझ में आ रही, अभी समझ में आएगी। पहले क्या आया था -40, फिर क्या आया 0, अब क्या आया 40, अब क्या आएगा 40 से बड़ा आएगा, कम आएगा, बड़ा आएगा। वही समझाने की कोशिश ना, सिंपल सवाल है, पता है आपको, लेकिन कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट चलें, चलो। ये लगा हमारा फोर्स और इसी दिशा में क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। देखिए सारी क्वांटिटी सेम है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F बराबर कितना 5 इंटू 10 इंटू कॉस 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 0, तो कितना हो गया 50 न्यूटन। ये कौन सा है D, तो D केस में जो वर्क डन है इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। इस एग्जांपल के सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा, ये D वाला है ना एग्जांपल, तो लास्ट में। तो किस केस में वर्क डन बेटा ज्यादा होगा, किस केस में, नहीं पहला नहीं, पहले नहीं, आखिरी वाले केस में। ये आखिरी केस हम कर रहे हैं ना, डी वाले केस में। अब थोड़ा सा एनालिसिस करिए, बात समझिए। हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब 0 डिग्री पे है तो वर्क डन हमारा क्या है मैक्सिमम है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 डिग्री पे है तो फोर्स वो वर्क डन क्या है मैक्सिमम है। जब थोड़े से एंगल पे लेके गए तो उससे कम, 90 डिग्री पे ले और एंगल पे लेके गए तो उससे और कम, ऐसे चलेंगे ना। मान लो हमने फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया तो कम हुआ, थोड़ा और ले गए तो कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा, और एंगल पे ले गए तो और कम होगा। अच्छा इधर ले गए तो, और इधर ले गए तो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए ना, पता तो आपको है फोर्स बराबर ये होता है, सब कुछ होता है, सब कहानी पता है। लेकिन जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है एक ही दिशा में होगा तो वर्क डन क्या होगा मैक्सिमम। और जब दोनों के बीच में क्या होगा कुछ एंगल होगा बट लेस देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा उससे थोड़ा सा कम होगा और पॉजिटिव होगा। और जब 90 डिग्री पे हो गए तो 0 हो गया, और उससे पीछे का तो क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे एंगल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा वर्क डन क्या होता जाएगा कम होता चला जाएगा। क्या ये चर्चा समझ में आई, ठीक है। नीचे इस चीज को ये डी ऑप्शन करने के बाद ये लिख लीजिएगा, इसका स्टेटमेंट अपने आप से बना के लिख लीजिएगा, असर्शन रीजन में आ सकता है, ठीक है। इसके साथ आज की क्लास खत्म होती है, वर्क लगभग खत्म है। 2 3 4 सवाल और कराऊंगा आपको, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बच्चों।